हेलो दोस्तों, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर आज गए हैं आप लोगों के बीच ए स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एमसीक्यू का सीरीज, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आधार है वो आपके स्टेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है, सेट किया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए है पैडी, बी है व्हीट, सी है पी और डी है ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका पैडी होगा। अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप की, तो खरीफ क्रॉप की बुआई हम कब स्टार्ट करते हैं? जून और जुलाई में। और इसकी हार्वेस्टिंग हम लोग कब करते हैं? सोइंग टाइम कब होता है आपका? जून जुलाई में। और इसके हम हार्वेस्टिंग टाइम की अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है इसका? हार्वेस्टिंग टाइम आपका अक्टूबर टू नवंबर होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसमें क्या क्या आता है आपका? राइस आता है, मेज आता है, ठीक है। उसके बाद आपका अरहर है, कॉटन है, सोयाबीन है, ज्वार है और पर्ल मिलेट है, पर्ल मिलेट। ये सभी आपके जो क्रॉप हैं, ये कौन से क्रॉप हैं? आपके खरीफ क्रॉप हैं। अगर हम बात करें पैडी की तो पैडी से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। ये तीनों जो फसल है आपका कौन सा है? रबी क्रॉप। कौन सा है? रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो होता है इसकी बुआई हम लोग कब करते हैं? अक्टूबर से नवंबर में, अक्टूबर टू नवंबर। अगर इसकी हम हार्वेस्टिंग टाइम की बात करें इसके, तो हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है इसका? हार्वेस्टिंग टाइम इसका मार्च टू अप्रैल के जो फर्स्ट वीक होता है, लास्ट मार्च टू आपका अप्रैल होता है, अप्रैल, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? हार्वेस्टिंग टाइम, ठीक है। अगर हम बात करें राइस की तो राइस से रिलेटेड अगर चीजें देखना है तो हम लोग देखते हैं। अगर राइस की बात की जाए तो राइस क्या है? एक खरीफ का क्रॉप है। और इसका बोटेनिकल नेम की बात किया जाए तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। बोटेनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। सबसे ज्यादा अगर इसके फैमिली की बात किया जाए तो इसका फैमिली क्या है? ग्रेमिनी है। क्या है? ग्रेमिनी है, या इसी को हम लोग कहते हैं पोएसी कहते हैं। कौन सा फैमिली बोलते हैं? पोएसी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। अगर इसके ओरिजिन प्लेस की बात किया जाए तो ओरिजिन प्लेस क्या है आपका? साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, या इसको इंडो वर्मा भी हम लोग क्या कहते हैं? इंडो वर्मा भी कहते हैं। अगर हम राइस से रिलेटेड और बातें करें तो राइस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा राइस कहां पे होता है आपका? साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में। कहां पे? साउथ ईस्ट जो एशिया कंट्री है, सबसे ज्यादा राइस की खेती होती है। और इसमें 90% कल्टीवेशन कहां पे होता है आपका? साउथ ईस्ट एशिया में। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन सा देश करता है तो चीन चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। और सबसे ज्यादा क्षेत्र की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र है, ठीक है। भारत का प्रमुख अगर फसल पूछा जाए तो भारत का प्रमुख फसल कौन सा हो गया? चावल हो गया। उसके बाद क्या है? गेहूं है। भारत का अगर विश्व का प्रमुख फसल बोला जाए तो विश्व का प्रमुख फसल क्या है? गेहूं है। और सेकंड नंबर पे क्या है? चावल है। अगर हम बात करें कि जो राइस है तो राइस में राइस की बुआई की मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है ना, राइस की जो मेथड ऑफ सोइंग की अगर हम बात करें, मेथड ऑफ सोइंग, तो मेथड ऑफ सोइंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा मेथड होता है? एक तो नर्सरी मेथड होता है और एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि जो आपका चावल होता है उसको हम छिड़क कर बोते हैं। और जो नर्सरी मेथड होता है उसमें 3 मेथड है आपके। नर्सरी मेथड में कितने मेथड है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो नर्सरी मेथड, उसी को देख लेते हैं। एक है वेट नर्सरी मेथड, वेट नर्सरी मेथड। दूसरा है आपका डेपोग मेथड। कौन सा मेथड? डेपोग मेथड। और तीसरा है आपका एसआरआई मेथड, जिसको सिस्टम ऑफ
राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। जो वेट मेथड है भारत में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मेथड है? सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है? वेट मेथड। ये इंपॉर्टेंट मेथड है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है। डेपोग मेथड की बात करें तो डेपोग मेथड में कितना आपका 25 से 30 सेंटीमीटर के 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्या लगता है? एरिया लगता है। और इसमें 2.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर में क्या लगता है? सीड रेट लगता है, ठीक है ना। और इसका जो डेपोग में जो आपका नर्सरी तैयार होता है उसमें टाइम कितना लगता है आपका? 11 से 14 दिन। 11 से 14 दिन डेपोग में। इसमें लगता है वेट में 21 डेज, ठीक है ना। और इसमें 35 से 40 केजी क्या लगता है? सीड लगता है। 35 से 40 केजी पर हेक्टेयर सीड होता है। उसके बाद एसआरआई की अगर हम बात करें तो एसआरआई मेथड ये और डेपोग मेथड की अगर एक चीज छूट रही है, डेपोग मेथड कहां से लाया गया है? फिलीपींस से लाया गया। और डेपोग मेथड जो है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में यूज हुआ। सबसे पहले इंडिया में कहां यूज हुआ? आंध्र प्रदेश में। अगर हम एसआरआई की बात करें तो एसआरआई में 5 से 6 केजी बीज लगता है पर हेक्टेयर। कितना? 5 से 6 हेक्टेयर। अगर एरिया की बात करें तो 100 मीटर स्क्वायर में हम क्या करते हैं? नर्सरी उगाते हैं। और यहां 1000 मीटर स्क्वायर में क्या करते हैं? नर्सरी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें बात किया जाए कि कितने दिन में इसका नर्सरी तैयार हो जाता है, इसका नर्सरी की अगर हम बात करें तो इसमें 7 से 9 डेज में क्या हो जाता है? आपका नर्सरी तैयार हो जाता है। और ये सबसे पहले इंडिया में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? यूज हुआ था। तो सबसे पहले तमिलनाडु में इसका प्रयोग हुआ था। तो इतनी सारी क्वेश्चंस आप एक क्वेश्चन से क्या कर ले रहे हैं? सॉल्व कर ले रहे हैं। और काफी चीजें आपके डिस्कशन के माध्यम से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनुअल क्रॉप? इनमें से कौन एक वर्षीय फसल है? अगर हम बात करें लाइफ साइकिल के आधार पे जो क्रॉप का क्लासिफिकेशन है तो लाइफ साइकिल के आधार पे पहला आपका होता है एनुअल क्रॉप, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक वर्षीय। एनुअल क्रॉप। एनुअल क्रॉप्स में क्या क्या आता है आपका? एनुअल क्रॉप्स में आपका राइस आता है, व्हीट आता है, आपका मेज है, उसके बाद क्या है? ज्वार है। ये सभी किस में आता है? आपका एनुअल क्रॉप में। उसके बाद आता है आपका बाइनियल, ठीक है। बाइनियल क्रॉप में क्या क्या आता है आपका? बाइनियल क्रॉप की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ओनियन आता है। बाइनियल क्रॉप में क्या आता है? ओनियन आता है। और इसमें एक और आता है आपका बीटरूट। ओनियन एंड बीटरूट। अगर हम पेरेनियल की बात करें मतलब बहुवर्षीय पेरेनियल, तो पेरेनियल में आपका नेपियर ग्रास आता है। क्या आता है? नेपियर ग्रास। तो ये आपका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल के आधार पे क्या है? क्लासिफिकेशन है क्रॉप का। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है बीटरूट। तो बीटरूट क्या है आपका? बाइनियल है। ओनियन भी क्या है? आपका बाइनियल है। व्हीट क्या है? आपका एनुअल क्रॉप है। और इसमें क्या पूछा है? एनुअल क्रॉप की बात किया है। और नेपियर ग्रास आपका क्या है? पेरेनियल है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज पल्स क्रॉप? इनमें से कौन दलहनी फसल है? अगर हम बात करें दलहनी फसल की तो दलहनी फसल को देखें पल्स क्रॉप से रिलेटेड पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। पल्स क्रॉप में एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पल्स क्रॉप है वो है चिकपी। चिकपी को हम क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम। उसके बाद आपका है पिजन पी। क्या है? पिजन पी। पिजन पी को हम अरहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरहर। इसके बाद जो आपका ये है मुलार्प, ऐसे लिखते हैं हम लोग। क्या हो गया? MULLLARP। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम से क्या हो गया? आपका मूंगबीन, ठीक है। मूंग कैसा होता है? ग्रीन होता है, तो इसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम। एक होता है उर्द बीन। उर्द कैसा होता है आपका? उर्द काला होता है, तो इसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं। उसके बाद आपका आपका लेंटिल है। एल फॉर लेंटिल। LA फॉर लेथाइरस है। लेथाइरस जो होता है इसमें क्या होता है? एक बोआ नाम का न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जो क्या करता है? जो आपका न्यूरो सिस्टम है ना उसमें पैरालाइज करने का कार्य करता है। उसके बाद आपका है राजमा। राजमा एक ऐसा पल्स क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। और आपका लास्ट वाला है पी। तो इतने आपके पल्स क्रॉप हैं।
इतने क्या है, पल्स क्रॉप। अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां पे है आपका, कानपुर में है। कहां है, कानपुर में है। इसमें अगर हम बात करें तो पिजन पी, ठीक है, ये कौन सा है, खरीफ का है, ठीक है। और ये जो मूंग बीन और उर्द बीन है, ये जायद में भी उगाते हैं और खरीफ में भी उगाते हैं। और इसको दोनों को हम किस में यूज करते हैं, ग्रीन मैनूर में भी यूज करते हैं। आपका जो पी है और लेंटिल है और आपका चिकपी, ये इसको हम कब उगाते हैं, रबी सीजन क्रॉप में उगाते हैं। तो ये दाल से रिलेटेड क्या है आपका इंफॉर्मेशन है। ऑल पल्स क्रॉप, ऑल रबी पल्स क्रॉप, ठीक है, पल्स क्रॉप में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं। और जितने भी आपके कौन सा है आपका खरीफ पल्स क्रॉप है, इसमें कितना होता है, खरीफ पल्स क्रॉप, इसमें आपका 22 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है, 22 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन इसमें पूछा है पल्स क्रॉप, ठीक है। तो पल्स क्रॉप पहला है आपका चना, बी है आपका व्हीट, और सी है मेज, और डी है बार्ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम। ये जो आप तीनों देख रहे हैं ये कौन सा है, सीरियल क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है, सीरियल क्रॉप। और जो सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप किसको कहते हैं, जिसके अनाज का जो ग्रेन होता है, जो दाना होता है, उसको यूज हम लोग कर लेते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग यूज करता है। और उसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसको हम लोग किसको खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, उसी को हम लोग सीरियल क्रॉप बोलते हैं। अगर हम बात करें चिकपी की, चना की, किसकी, चिकपी की, चिकपी, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, ठीक है। ग्राम को हम किस नाम से जानते हैं, बंगाल ग्राम। किसके नाम से जानते हैं, बंगाल ग्राम, ठीक है। और अरहर को हम रेड ग्राम बोलते हैं। अगर इसके बोटेनिकल नेम की बात किया जाए, बोटेनिकल नेम क्या होगा, सीसर एरिटीनम, सीसर एरिटीनम होगा। इसके फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या होगा आपका, लेग्यूमिनेसी होगा, फैमिली लेग्यूमिनेसी, फैमिली आपका इसका लेग्यूमिनेसी हो गया। क्रोमोसोम नंबर, तो ये कौन सा फसल है, चिकपी क्या है, रबी क्रॉप है, तो 14 क्रोमोसोम होगा। लेकिन इसमें एक दो टाइप के ग्राम होते हैं, एक होता है आपका देसी और एक होता है कौन सा आपका काबुली। तो अगर देसी की बात किया जाए, यहां पे लिख देते हैं देसी, अगर ग्राम की बात किया जाए तो देसी ग्राम में 14 क्रोमोसोम, और काबुली में कितना होता है आपका 16 होता है। काबुली में कितना होता है, 16 होता है। देसी की बुआई का समय 1 से 30 नवंबर होता है। काबुली का इसका होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर होता है, ठीक है, बुआई का समय। अगर हम बात करें देसी, तो देसी देखने में कैसा लगता है आपका, ब्राउन कलर का, भूरा कलर का, तो इसको ब्राउन ग्राम के नाम से जानते हैं, ब्राउन ग्राम, ठीक है। और जो आपका काबुली होता है सफेद दिखने में होता है, तो इसको व्हाइट ग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट ग्राम। अगर हम बात करें देसी का सीड रेट बोले, तो देसी का सीड रेट 75 से 80 केजी पर हेक्टेयर होता है, पर हेक्टेयर। और काबुली का सीड रेट कितना होता है, 100 केजी पर हेक्टेयर। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन आपके एक क्वेश्चन से क्या हो जा रहे हैं, कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो ऐसे अगर हम डिस्कशन करके अगर डिस्कस करें और क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, तो काफी मात्रा में आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following is oil seed crop? इनमें से कौन तिलहन फसल है? तो ऑप्शन ए है जूट। जूट क्या है, फाइबर क्रॉप है। क्या है, फाइबर क्रॉप है। शुगर केन, ये कौन सा है, शुगर क्रॉप है। क्या है, शुगर क्रॉप। सनफ्लावर, ये क्या है आपका, इसका राइट आंसर सी ही होगा। और ये आपका ऑयल सीड क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है। और ग्राम जो है आपका पल्स क्रॉप है। ग्राम क्या है आपका, पल्स क्रॉप। अभी हम लोगों ने ग्राम के बारे में इतना सारा चीज देखा। अगर हम बात करें सनफ्लावर की, किसकी, सनफ्लावर। सनफ्लावर हृदय रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बोटेनिकल नेम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूर्यमुखी बोलते हैं। अगर तो इसका हेलियंथस, हेलियंथस एनुअस, ठीक है, हेलियंथस एनुअस इसका क्या होता है, बोटेनिकल नेम होता है। इसका फैमिली की अगर बात हम करें, फैमिली क्या होता है इसका, कंपोजिटी होता है, ठीक है, कंपोजिटी, इसका फैमिली कंपोजिटी हो गया। इसके अगर हम ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस कहां होता है, इसका ओरिजिन प्लेस मैक्सिको है। कहां है,
मैक्सिको है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सनफ्लावर की उत्पादन कहाँ होता है, तो सनफ्लावर का उत्पादन यूएसएसआर, जो यूनाइटेड, जो आपका सोवियत रूस है ना, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मतलब आपका रूस में, यूक्रेन, कजाकिस्तान और आपका तुर्कमेनिस्तान, यहां पे सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें सनफ्लावर का, तो सनफ्लावर का कुछ वैरायटी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके वैरायटी की अगर हम बात करें तो इसका वैरायटी एक सूर्या है, ये याद रखिएगा, पैराडेविक है, पैराडेविक है। इसके अलावा मॉडर्न है, मॉडर्न, ठीक है, ये आपका क्या है, इसका वैरायटी है। अगर हम इसके फर्स्ट हाइब्रिड की बात करें, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी सनफ्लावर की, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी, तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी BSH1 है। कौन सा है? BSH1। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्या है, अगर इसके हम सीड रेट की बात करें, सीड रेट, तो सीड रेट में अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो सीड है या कंपोजिट कह लीजिए, तो उसका 8 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होता है, ठीक है। और अगर पूछ दे हाइब्रिड, ये भी पूछ सकता है, हाइब्रिड वैरायटी के लिए सीड रेट कितना डालेंगे, तो 5 kg। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये जो हाइब्रिड वाला है काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is a small seeded crop? इनमें से कौन छोटा बीज वाला फसल है? अगर हम बात करें साइज के आधार पे, ठीक है ना, साइज के आधार पे सीड कौन कौन से हैं, तो एक स्मॉल सीड वाला है, स्मॉल सीड, ठीक है। स्मॉल सीड में कौन कौन सा आता है, कोल क्रॉप्स का नाम सुने होंगे, गोभी वर्गीय फसल। कोल क्रॉप्स में कुल 7 वेजिटेबल आता है, कितने आता है, 7 वेजिटेबल। जो गोभी वर्गीय फसल है उसी को हम कोल क्रॉप्स बोलते हैं और इसका बीज काफी छोटा होता है, तो ये स्मॉल सीड वाले फसल है। उसके बाद इसमें क्या आता है, आपका मस्टर्ड आता है, ठीक है, क्या आता है, मस्टर्ड आता है। अगर हम बात करें, दूसरा होता है मीडियम साइज वाला सीड, मीडियम जो सीड होता है, मीडियम सीड की अगर हम बात करें तो क्या है, आपका राइस है। उसके बाद क्या है, व्हीट है, ठीक है। उसके बाद बार्ले है जिसको जौ बोलते हैं, और उसके बाद आपका ज्वार है। ये सभी क्या है, आपके स्मॉल सीड वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, लार्ज साइज, जो बड़ा सीड वाला होता है, लार्ज साइज सीड, लार्ज साइज सीड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, पी आता है, ग्राम आता है, ठीक है, कॉटन है आपका, ये सभी किस में आता है आपका। उसके बाद मेज है, ये भी लार्ज है, तो ये सभी क्या है, लार्ज सीड वाले हैं। तो इसमें पूछा है स्मॉल सीड वाला। ऑप्शन ए है व्हीट, ये मीडियम है, मेज है, लार्ज है, पी है, ये लार्ज है, सरसों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, सरसों। अगर हम बात करें किसकी, सरसों की, तो सरसों किस फैमिली में आता है, आपका क्रूसीफेरी फैमिली में आता है, या इसी को ब्रेसिकेसी फैमिली बोलते हैं, ठीक है। सरसों की सीड रेट 5 kg पर हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि which of the following is deep rooted crop? इनमें से कौन गहरी जड़ वाली फसल है। अगर हम बात करें गहरी जड़ और उथली जड़, एक होता है आपका गहरी जड़ जिसको हम बोलते हैं डीप रूटेड, ठीक है ना, डीप रूटेड अगर क्रॉप की बात किया जाए, गहरी जड़, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, आपका अरहर आता है, ठीक है, कॉटन आता है, ये सभी क्या है, आपके गहरी जड़ वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर सैलो रूटेड की बात करें, सैलो रूट, ठीक है ना, जिसको हम उथली जड़ बोलते हैं, सैलो रूटेड क्रॉप की बात किया जाए तो इसमें क्या क्या आता है, पैडी आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, व्हीट आता है, उस आपका बार्ले है, ये सब किस में आता है, तो सैलो रूटेड में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए है पैडी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अरहर है, व्हीट है और मेज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीप रूटेड अरहर हो जाएगा। ये जो राइस है, व्हीट है और मेज है, ये किस में आता है, आपका सैलो रूटेड में, ठीक है ना। हम बात करेंगे अरहर की, बात करेंगे हम अरहर की। अरहर, अरहर को हम किस नाम से जानते हैं, पिजन पी, किस नाम से, पिजन पी। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड ग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड ग्राम। अगर हम बात करें अरहर के बोटेनिकल नेम की, तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, कजानस कजान होता है, कजानस कजान होता है। फैमिली सबको पता है, ये क्या है, आप इसका क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, ये कौन सा है, खरीफ है, तो कितना होगा, 22 होगा। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा
इसकी प्रोडक्टिविटी किस स्टेट में है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी की बात करें अगर अरहर की, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी अरहर का बिहार का है। बिहार सबसे ज्यादा उत्पादकता में नंबर 1 पे अरहर में। बिहार में सबसे ज्यादा पटना में अरहर की खेती होती है। दलहनी फसल जितने हैं सबसे ज्यादा पटना जिला में होती है, क्योंकि इसके लिए टाल क्षेत्र क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और टाल क्षेत्र की अगर हम बात करें, टाल क्षेत्र की, तो जो ये बिहार है, ठीक है, बिहार है, और बिहार के बीचों बीच कौन सी नदी गई है? गंगा नदी। और गंगा नदी के जो साउथ पार्ट है, ठीक है ना, जो दक्षिणी भाग है, तो उसका 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा वाला जो क्षेत्र है नदी से सटा, वो टाल क्षेत्र है। और ये काफी उपजाऊ होता है किसके लिए? मतलब आपका पल्स क्रॉप के लिए, ठीक है ना। तो बक्सर से लेकर भागलपुर के कहलगांव तक क्या है? टाल क्षेत्र मृदा है। लेकिन सबसे ज्यादा टाल क्षेत्र का लंबाई कहां पे है? पटना जिला में, इसलिए यहां पे दाल की सबसे ज्यादा खेती होती है। अगर हम बात करें वैरायटी की, तो वैरायटी की अगर हम बात करें तो इसमें वैरायटी कौन कौन सा है आपका? सबसे पहले इसका हाइब्रिड वैरायटी ICPH8 है। कौन सा है? ICPH8 है। अरहर में एक उपास वैरायटी है जो सब क्या होता है 120 दिन में, उपास 120, ये 120 दिन में तैयार होने वाली फसल है, ठीक है ना, वैरायटी है। मतलब अगर हम अरहर में देखें तो अरहर का सीड रेट कितना होता है? तो अरहर का सीड रेट कितना होता है? 12 से 15 kg। सीड रेट की अगर हम बात करते हैं, यहां सीड रेट लिख देते हैं। सीड रेट कितना होता है? 12 से 15 kg, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फौरो रीज, मतलब आप फौरो बनाकर नाली विधि से अगर खेती करते हैं, रीज मेथड, तो इसमें 2 से 3 kg बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। कितना लगता है? 2 से 3 kg। तो देखिए जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहां पे एक क्या है, बेसिक से लेकर और स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चन का भी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, डिस्कशन कर दे रहे हैं, जिससे क्या होगा आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ए स्टेट में काफी इजी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना आपके लिए ऐसे MCQ का कई सीरीज करा देगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और काफी चीजें जो हम लोग डिस्कशन कराएंगे उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व होगा। जब आपका TRE 4 का एग्जाम होगा और उसमें अगर एग्रीकल्चर का वैकेंसीज आता है, तो यह डिस्कशन आपके लिए क्या होगा, काफी कारगर सिद्ध होगा। तो आप लोग डिस्कशन करते रहिए। और हाँ, एक इंफॉर्मेशन और ले लीजिए, क्या है, जितने भी बिहार में वैकेंसी आने वाले हैं, जैसे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, प्लांट प्रोटेक्शन, SDHO की वैकेंसी आने वाली है, तो इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार का मात्र एक ऑफलाइन संस्थान बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना, जो काफी दिनों से पटना में ऑफलाइन संस्थान चलाता है, तो आप उससे जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीमेंट क्रॉप, ठीक है ना, इनमें से कौन मसाले वाली फसल है? तो ये तो देखकर ही बता सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि आपका लेवल तो काफी इससे ऊंचा है, ठीक है। ऑप्शन ए है टर्मरिक, बी है व्हीट, सी है मेज और डी है पोटैटो। इन दोनों की बात करें तो ये अनाज वाली सीरियल क्रॉप है, ये आपका वेजिटेबल क्रॉप है, ठीक है, कौन सा, वेजिटेबल क्रॉप है। और जो ये बच रहा है आपका क्या है, आपका कंडीमेंट क्रॉप है, ठीक है ना, मसाले वाली फसल है, ठीक है। अगर हम बात करें हल्दी की, हल्दी की अगर हम बात करें तो देखिए हल्दी के बोटेनिकल नेम की बात करें, ठीक है ना, तो हल्दी का कुरकुमा डोमेस्टिका, कुरकुमा डोमेस्टिका इसका बोटेनिकल नेम है। इसका फैमिली क्या है, फैमिली की अगर हम बात करें तो जिंजी, जिंजी बेरेसी इसका फैमिली है। अगर हम बात करें इसका खाने वाला भाग, तो खाने वाला भाग इसका हम तना जो राइजोम के रूप में उपस्थित रहता है, तो इसका हम राइजोम वाला पार्ट यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसका यूज क्या है, तो देखिए जितने भी आपके क्या है, ये औषधीय गुण रखता है। औषधीय गुण रखने के कारण जितना भी चीजें हैं, जैसे दर्द हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा मतलब जैसे आपके पेट के लिए भी ये काफी लाभदायक है। और इसके अलावा इसको कई चीजों में, जैसे सगुन के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। बहुत सारे फंक्शन में भी इसका हम यूज करते हैं। अगर हल्दी की बात किया जाए तो भारत में सबसे ज्यादा हल्दी की खेती होती है। भारत में
हल्दी की खेती सबसे ज्यादा, ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा हल्दी की खेती भारत में होती है और भारत निर्यात से करोड़ों रुपए इससे क्या करता है, अर्जित करता है, जो विदेशी रुपए के तौर पे होता है, जिससे भारत की जीडीपी में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें हल्दी की कुछ वेराइटी है। अगर देखिए राजेंद्र नाम लग जाता है, ठीक है ना, राजेंद्र जैसे, तो वो हल्दी वाली वेराइटी है, राजेंद्र हल्दी 5 है, ठीक है, कौन है, राजेंद्र हल्दी 5 है, ठीक है। उसके बाद है राजेंद्र, सिर्फ राजेंद्र। उसके बाद है सगुना है, ठीक है, ये किसकी वैरायटी है, हल्दी की वैरायटी है। भारत में सबसे ज्यादा इसकी खेती होती है। तो इतना इंफॉर्मेशन किससे है, आपका हल्दी से है। हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है, पीला रंग कुरकुमीन, ठीक है, कुरकुमीन के कारण, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी ऑफ राइस, इनमें से कौन धान की लंबी अवधि की किस्म है। अगर हम बात करें धान की लंबी अवधि की किस्म, ठीक है, लंबी या मध्यम, ठीक है, लंबी या मध्यम, तो लंबी और मध्यम में कौन कौन सा है आपका, इसमें है आपका सोनाचूर जो कि सेंटेड वेराइटी भी है, कामनी है, ठीक है, राजेंद्र भोग है, कौन है, राजेंद्र भोग है, एक बादशाह भोग है, कौन सा है, बादशाह भोग है, बासमती है, ठीक है, बासमती है, सत्यम है, ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म वाला ये फसल है। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन वाला जो उपरवार में बोते हैं, इसमें आपका तुरंता है, ठीक है, सबौर दीप है, कौन सा है, सबौर दीप है। इसके बाद है आपका शुष्क सम्राट है, शुष्क सम्राट है, तो ये याद रखने की जरूरत है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर हम बात करें चौर के लिए, ठीक है, तो चौर के लिए आपका सुधा है, जानकी है और वैदेही है, ठीक है। अगर हम बात करें बोरो राइस की, बोरो राइस के लिए वैरायटी 3 है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, गौतम, प्रभात और रिछरिया। ये देखिए, एक हो गया आपका बोरो के लिए, ये हो गया आपका चौर के लिए, ठीक है ना, जहां पे पानी हमेशा ज्यादा रहता है, वो चौर के लिए शुद्धा, जानकी और वैदेही। ये आपका सेंटेड वेराइटी है और मध्यम और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला भी वेराइटी है। ये आपका क्या है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला वेराइटी है, ठीक है ना, तुरंता, सबौरदीप और शुष्क सम्राट, ठीक है। तो और एक सहभागी भी है इसमें, कौन सा है, सहभागी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कामनी होगा, राइट आंसर क्या होगा, कामनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ बोरो राइस, बोरो धान के कटाई का समय क्या है। देखिए, एक होता है आपका अस, ठीक है, एक होता है आपका अमन और एक होता है बोरो। इसको अस को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्मा, इसको हम लोग जायद बोल सकते हैं, और यही मेन क्रॉप है। अमन क्या है, मेन क्रॉप है, जो सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा यही उगाया जाता है, अमन, ठीक है। बोरो शीत ऋतु में बोया जाता है। अस की अगर हम बात करें तो अस की बुआई हम कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में, सॉरी, ये बोरो की बुआई करते हैं हम कब, अक्टूबर नवंबर में, बोरो की अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं और अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। अगर हम बात करें गर्मा, तो इसकी मार्च में बुआई होती है और कब कटाई होती है, तो जून जुलाई में कटाई कब होती है, जून जुलाई में। अमन सबको पता है कि जून जुलाई में हम लोग बुआई करते हैं, जैसे ही मानसून आता है जो खरीफ का फसल है तो अमन, और इसको अक्टूबर नवंबर में हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें बोरो राइस की, तो बोरो राइस और ये तीनों राइस की खेती एकमात्र स्टेट है वेस्ट बंगाल जो इसकी खेती करता है। तीनों राइस की खेती कौन करता है, आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बोरो राइस की खेती कहां होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा बोरो राइस की अगर हम खेती की बात करें, ठीक है, तो बोरो राइस की खेती सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट करेगा, तो देखिए, जब लौटता हुआ मानसून से ये पूर्वी तट कोरोमंडल तट पे बारिश होता है, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि यहां अक्टूबर और नवंबर में बारिश होता है और उस टाइम यहां पे धान की खेती करते हैं,
ठीक है। तो बोरो राइस की खेती सबसे ज्यादा लगभग कहाँ होती है आपका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, और वो भी पूर्वी तट पर जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और वो भी कब, जब मानसून लौटता है और बारिश होता है तब करते हैं हम, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन हो गया आपका अवश्य। तो इसका क्या बोल रहा है, बोरो राइस की कटाई अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका राइट आंसर क्या होगा, अप्रैल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ गर्मा राइस। गर्मा धान की कटाई का समय क्या है। ऑप्शन है जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर। तो गर्मा धान हम कब बुआई करते हैं, गर्मा धान अभी हमने बताया, जो गर्मा धान को हम लोग बोलते हैं अस, क्या बोलते हैं, अस, ठीक है। अस की बुआई हम करते हैं कब, आपका अस की बुआई की बात किया जाए तो इसकी बुआई हम करते हैं मार्च में, और इसकी कटाई कब करते हैं, जून जुलाई में। कटाई कब करते हैं, जून जुलाई में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन बिस्किट इंडस्ट्री। इनमें से किसका उपयोग बिस्किट उद्योग में होता है। ऑप्शन ए है ग्राम, बी है पी, सी है शुगर केन, और डी है व्हीट। अगर हम बिस्किट की बात करें तो बिस्किट में यूज किसका करते हैं हम लोग, व्हीट का। व्हीट का यूज कहां कहां होता है आपका, एक तो बिस्किट बनाने में, ठीक है, बिस्किट, उसके बाद केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, इन सब का यूज कहां करते हैं। उसके बाद शुगर केन की बात करें तो इसको जूस बनाने में, ठीक है, शुगर बनाने में। इसके अलावा अल्कोहल के में भी इसका यूज करते हैं, अल्कोहल। उसके बाद क्या, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, जो प्रिजमेंट होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। कहां पे, पेपर इंडस्ट्री। उर्वरक के रूप में भी फर्टिलाइजर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ग्राम की अगर हम बात करें चना की, तो चना से हम क्या बनाते हैं, बेसन बनाते हैं, बेसन से बनी मिठाइयां बनाते हैं, बेसन से बनी मिठाइयां। इसके बाद इससे हम क्या बनाते हैं, सत्तू बनाते हैं। तो इतना सारा यूज है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगर हम बात करें व्हीट की, थोड़ा सा व्हीट के बारे में देख लेते हैं, व्हीट की, ठीक है। अगर व्हीट की बात करें तो बोटेनिकल नेम क्या होता है इसका, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका फैमिली क्या है, ग्रेमनी या पोएसी, ठीक है, ग्रेमनी या पोएसी। अगर इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है इसका, 42 होता है, मतलब ये हेक्सापोलाइड है, हेक्सापोलाइड है। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं जो है आपका विश्व का स्टेपल फूड है, विश्व का स्टेपल फूड क्या है, व्हीट है। और सबसे ज्यादा विश्व में मुख्य फसल कौन सा है, व्हीट है। व्हीट के ओरिजिन प्लेस की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया है, साउथ वेस्ट एशिया है इसका ओरिजिन प्लेस। अगर हम बात करें व्हीट का, व्हीट सबसे ज्यादा भारत में कहां पे होता है, तो सबसे ज्यादा यूपी में होता है। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी में पंजाब नंबर 1 पे है स्टेट में, कौन सा है। अगर इंस्टीट्यूट की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, तो ये कहां पे है, करनाल हरियाणा में है। कहां है, करनाल हरियाणा में है। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ एक जगह कलेक्ट हो जा रहा है, और ये सारे इंफॉर्मेशन आपके किसी भी एग्जाम के लिए क्या है, काफी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग ऐसे ही डिस्कशन के लिए बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना से जुड़े रहें, बने रहें, और काफी चीजें आपको देखने को और भी मिलेंगी। अगर इसमें हम बात करें कि जो स्पीसीज है व्हीट का, स्पीसीज है, टोटल स्पीसीज कितना है, 18 है। 18 में 3 स्पीसीज क्या है, कल्टीवेटेड है। 3 स्पीसीज कल्टीवेटेड, मतलब 3 ही स्पीसीज हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेटेड करते हैं। 15 जो स्पीसीज है वो क्या है, वाइल्ड स्पीसीज है, मतलब जंगली प्रजाति की है, जिसकी हम क्या करते हैं, जिसकी हम खेती नहीं करते हैं। इन 3 स्पीसीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला आपका ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, जिसको कॉमन ब्रेड व्हीट बोलते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन ब्रेड व्हीट, कॉमन ब्रेड व्हीट। और इसकी खेती सबसे ज्यादा 87% क्षेत्र पर भारत में होती है,
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, इसको हम मैक्रोनी वीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोनी वीट, ठीक है। इससे सूजी बनाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है आपका? 28 होता है। ये टेट्रापोलाइड है। ये 12% क्षेत्र पे उगाया जाता है। उसके बाद है आपका ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम, इसको हम इमर वीट बोलते हैं, इमर वीट। इसका उपमा बनाने के लिए साउथ इंडियन डिशेस में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 28 होता है। ये मात्र भारत में 1% क्षेत्र पे उगाया जाता है। तो 87 और 12, 99 और 100% क्षेत्र पे हो गए आपके। सबसे ज्यादा ट्रिटिकम एस्टिवम कॉमन ब्रेड वीट उगाया जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक आपके क्वेश्चन से हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एनिमल फीड, इनमें से किसका उपयोग पशु आहार में होता है? पहला है लिनसीड, ये क्या है आपका? ऑयल सीड क्रॉप है, तो इसका पशु आहार में हम लोग नहीं करते हैं। शुगर कैन, ये क्या आपका? शुगर क्रॉप है, इसका हरा चारा हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इसमें बोल रहा है एनिमल फीड, सनफ्लावर, ये आपका क्या है? आपका ऑयल सीड है, ऑयल सीड, ठीक है। मेज जो है, मेज को हम लोग हरा चारा के रूप में भी, साइलेज बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? क्रॉप है मेज। और इसके अलावा इसको हम लोग पशु आहार में भी काफी पसंद से खिलाते हैं। अगर हम बात करें मेज की, किसकी? मेज की। मेज का बोटेनिकल नेम की अगर हम बात करें, मेज का बोटेनिकल नेम क्या है आपका? जिया मेज, जिया मेज। इसमें क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो 20 होता है। फैमिली क्या है? ग्रेमनी है। अगर हम बात करें ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन प्लेस कहाँ है? आपका मैक्सिको है। ओरिजिन प्लेस कहाँ है? मैक्सिको है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च की अगर हम बात करें तो मेज रिसर्च पहले दिल्ली था, अब कहाँ पे चला गया है? दिल्ली से ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया है? आपका लुधियाना पंजाब में चला गया है, लुधियाना पंजाब में चला गया है। मेज की अगर हम बात करें तो मेज के सीड रेट की अगर हम बात करते हैं, सीड रेट की, सीड रेट की, तो एक होता है आपका कंपोजिट सीड, कौन होता है? कंपोजिट, एंड एक होता है देसी। इन दोनों का कितना होता है आपका? और एक होता है आपका हाइब्रिड, कौन सा? हाइब्रिड। और एक होता है आपका सिंथेटिक, कौन सा? सिंथेटिक। इसका होता है 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर, इसका होता है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर हम बात करें मेज की, तो मेज की कुछ वेराइटीज हैं। वेराइटी की अगर हम देखें तो वेराइटी सबसे पहले फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी की बात करते हैं। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी, तो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सा है आपका? फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सा है? गंगा 1 और गंगा 101, गंगा 101। इसमें अगर क्वालिटी प्रोटीन मेज की बात करें, क्यूपीएम की बात करें, जिसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की मात्रा अधिक होती है, और बाकी मेज के सीड में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। तो उसमें इसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्वालिटी प्रोटीन मेज का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसमें जितना भी शक्तिमान 1 से लेकर 5 तक जितना है, ये क्या है? क्वालिटी प्रोटीन मेज है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि सिंगल क्रॉस ब्रीड किसने डेवलप किया? सिंगल क्रॉस ब्रीड, ठीक है। सिंगल क्रॉस ब्रीड किसने? तो इसमें ईएम ईस्ट और जीएस सल, ठीक है। ये क्या किया आपका? सिंगल क्रॉस ब्रीड। सिंगल क्रॉस ब्रीड में 2 लोग मिलकर किया है, ठीक है ना, सिंगल नहीं है, ऐसे याद रखना है। और डबल क्रॉस ब्रीड में एक व्यक्ति है, मतलब डबल क्रॉस में सिंगल व्यक्ति है और सिंगल क्रॉस में डबल व्यक्ति है, ठीक है ना। तो जो डबल क्रॉस है उसमें कौन, उसका डेवलप किसने किया है? अगर डबल क्रॉस की बात हम करें, डबल क्रॉस ब्रीड की, ठीक है, डबल क्रॉस ब्रीड की, तो इसको डीएफ जोन्स ने किया है, डीएफ जोन्स ने। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये मेज से है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शक्तिमान 2 किस फसल का? पहला ऑप्शन है ग्राम, मेज, व्हीट और लिनसीड। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेज होगा। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है कृषि वर्ष कब समाप्त होता है? व्हेन एग्रीकल्चर ईयर एंड्स। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर ईयर की, एग्रीकल्चर ईयर की, तो एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। तो समाप्त पूछा है तो 30 जून होना चाहिए, लेकिन जो एनसीईआरटी का बुक है और जो बिहार मानता है, ठीक है ना, उसको हम देखते हैं, ठीक है। सॉरी, एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें क्या दिया है
कि जो आपका ईयर का शुरुआत है वो मई जून में शुरुआत होता है, ठीक है, मई जून में शुरुआत होता है, और इसकी एंड कब होती है, एंड की अगर हम बात करें तो एंड कब होता है आपका अप्रैल और मई में, एंड कब होता है अप्रैल और मई में। तो इसके हिसाब से अप्रैल और मई हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया आपका अप्रैल मई में समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसर एराइटिनम एल किसका वानस्पतिक नाम है। इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया जिसमें हम चिकपी की बात की है, तो चिकपी का क्या नाम है, सीसर एराइटिनम, और काबुली का नाम है सीसर काबुलियम, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सुगर कैन, ग्राम, व्हीट और राइस। क्या होगा, ग्राम होगा। सुगर कैन, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये ग्रेमनी का है। इसका होता है सीसर एराइटिनम जो लेग्यूमिनेसी का है, इसका आपका है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, और राइस का है आपका ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। एक ओराइजा ग्लोबेरिमा है जो कहां पे उगाया जाता है, अफ्रीका में उगाया जाता है। अफ्रीकन कंट्री में कौन सा, ओराइजा ग्लोबेरिमा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द सोइंग टाइम ऑफ देसी चना। देसी चना की बुआई का समय हमने बताया था, देसी चना और एक है आपका काबुली चना। देसी चना का बुआई का समय 1 से 30 नवंबर है, 1 से 30 नवंबर है। इसका 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है, ठीक है। ये कौन सा फसल है, ये जो चना है आपका रबी क्रॉप है, ठीक है। अगर हम बात करें चना की, तो चना से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। इसमें जो बीमारी लगता है विल्ट डिजीज लगता है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक है। ये विल्ट होता है जो क्या करता है, जाइलम और फ्लोएम को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि क्या होता है, जो फूड होता है वो ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से मतलब जड़ों तक नहीं आ पाता है, और जो वाटर होता है, ठीक है ना, वो जाइलम के द्वारा जो पत्तियों के अन्य या जो तना है वहां तक नहीं जा पाता है और पत्तियों तक नहीं जा पाता है, जिससे फूड का निर्माण नहीं होता है और क्या होता है, प्लांट मर जाता है। उसी को हम बोलते हैं फ्यूजेरियम बिल्ट। ऑल बिल्ट आर, जो ऑल बिल्ट डिजीज है वो किसके द्वारा होते हैं, तो फंगस के द्वारा, और ये फंगस है इसका, ठीक है ना। एक विल्ट है जिसका नाम है मोको विल्ट, ये बैक्टीरियल विल्ट है, ठीक है ना, ये केला में लगता है मोको विल्ट, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 से 30 नवंबर। देसी की अगर हम बात करें तो 75 से 80 केजी पर हेक्टेयर सीड होता है। काबुली की बात करें तो 100 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट होता है। देसी को सीसर एराइटिनम बोलते हैं और इसको सीसर काबुलियम बोलते हैं। इसको ब्राउन ग्राम बोलते हैं, ब्राउन ग्राम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका व्हाइट ग्राम बोलते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है व्हाइट ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर छोला प्रिपरेशन। छोले बनाने में किसका उपयोग होता है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको देखकर आप लोग मार सकते हैं। व्हीट, ब्रेड, ठीक है, इसके अलावा बिस्किट्स, ठीक है, केक बनाने में, मेज, हरा चारा, इसके अलावा पशुओं को खाने के लिए और मनुष्यों को भी खाने के लिए, और इसमें जो स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, ठीक है ना, ये इसका यूज किस लिए हो रहा है, आप इसका यूज मनुष्यों के खाने के लिए, जो कि काफी अच्छा है और इसमें पौष्टिक चीजें भी पाई जा रही है, जो कि हमारे लिए बेहद क्या है, फायदेमंद है। ग्राम की बात करें तो चना की हम यूज करते हैं क्या, छोला बनाने के लिए, सत्तू बनाने के लिए, ठीक है, और बेसन बनाने के लिए, जिससे क्या करते हैं हम लोग इसका मिठाइयाँ भी बनाते हैं और बेसन के तौर पे यूज करते हैं। ये शुगर के लिए यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन खरीफ सीजन स्टार्ट, ठीक है ना, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। अगर खरीफ सीजन की बात करें, सीजन के आधार पे क्रॉप 3 टाइप के होते हैं, एक होता है रबी सीजन क्रॉप, और उसके बाद होता है खरीफ, उसके बाद एक है आपका जायद। खरीफ होता है जैसे बरसात स्टार्ट होता है, जून जुलाई में इसका सोइंग टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर में इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर में। रबी का होता है अक्टूबर नवंबर में सोइंग टाइम होता है, और मार्च अप्रैल में इसका आपका हार्वेस्टिंग टाइम होता है, मार्च अप्रैल में। जायद की बात करें तो मार्च में हम लोग इसकी बुआई करते हैं और जून जुलाई तक इसकी क्या कर लेते हैं, हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग
पहले आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है जनवरी फरवरी, बिल्कुल नहीं। मई जून, जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर। यहां जुलाई अगस्त दिया है और यहां मई जून, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, मई जून, ठीक है ना। एक्चुअल इसका आंसर क्या हुआ, जून जुलाई हुआ। मई जून दिया रहेगा तो मई जून आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंटरक्रॉपिंग, इनमें से कौन अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है। इंटरक्रॉप का अगर हम बात करें, इंटरक्रॉप वैसी खेती को हम लोग बोलते हैं जिसमें जो हम फसल लगाते हैं फील्ड में, उन फसलों को हम क्या करते हैं, लाइन में लगाते हैं। जब दो फसलें अलग अलग लाइनों में लगाते हैं एक ही साथ, तो उसको बोलते हैं हम इंटरक्रॉप। जैसे ये हो गया आपका, मान लेते हैं गन्ना का लाइन, और ये होगा पोटैटो का लाइन। ये होगा जैसे आपका पोटैटो का लाइन, ये होगा आपका मेज का लाइन, ठीक है ना। तो ऐसे हम करते हैं, इसको इंटरक्रॉप बोलते हैं। एक होता है आपका मिक्स्ड क्रॉप। क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप की बात किया जाए, मिक्स का मतलब होता है मिलाना। तो जब दो क्रॉप के सीड को एक ही साथ मिलाकर ब्रॉडकास्टिंग करके रेंडमली कहीं भी, मतलब खेत में रेंडमली वो कहीं भी होगा, एक लाइन में नहीं होगा, एक सीक्वेंस में नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड क्रॉप। जैसे आपने गेहूं में सरसों डाल के क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, चना में तीसी बो दिया, ठीक है ना। ये सभी किसका एग्जाम्पल है आपका, या जौ में चना बो दिया जो रबी का है, रबी के साथ, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इसमें देखते हैं, बारले में ग्राम हो गया, ठीक है, ग्राम में लिनसीड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मेज में रेड ग्राम हो गया, और शुगर केन में लेडी फिंगर हो गया। यहां पे पूछा इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग तो बारले जो जौ और चना है, हम एक साथ उसके सीड को मिक्स करके बो सकते हैं, तो ये किस में आएगा, मिक्स्ड क्रॉप हुआ, ठीक है। उसके बाद ग्राम और लीन सीड, ठीक है ना, मतलब चना और जो तीसी है, तो चना और तीसी को भी हम क्या कर सकते हैं, एक साथ मिलाकर बो सकते हैं, इसको भी मिक्स्ड क्रॉप। मेज और जो अरहर है, तो मेज भी क्या है, आपका खरीफ सीजन क्रॉप है, और आपका रेड ग्राम अरहर भी खरीफ है, तो वो दोनों का सीड का साइज भी क्या होता है, लार्ज साइज होता है, तो उसके भी सीड को हम क्या कर सकते हैं, मिक्स करके बो देंगे। ये भी मिक्स्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। और शुगर केन और लेडी फिंगर, तो शुगर केन को हम लाइन में लगाते हैं और लेडी फिंगर को भी लाइन में लगाते हैं। वैसे ही शुगर केन के साथ हम क्या, पोटैटो का खेती कर सकते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल, इंटरक्रॉप का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, इनमें से कौन मिश्रित खेती का उदाहरण है। मिश्रित खेती, जैसा कि हमने बताया कि जब दो फसलों को के बीजों को एक साथ मिक्स करके हम ब्रॉडकास्टिंग तरीके से रेंडमली खेत में कहीं भी छींट देते हैं, वो एक सीक्वेंस में नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या क्या, पहला है ग्राम और लीन सीड, मेज और पोटैटो, शुगर केन और पोटैटो, मेज और ग्रीन ग्राम। तो देखिए, मेज और ग्राम और लीन सीड की बात करें, मतलब चना और तीसी की बात करें, तो इसके सीडों को हम मिलाकर छिड़क सकते हैं, तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड क्रॉप। मेज और पोटैटो, हम मेज और पोटैटो को ऐसे रेंडमली ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, इसको लाइन में लगाते हैं, ये इंटरक्रॉप का एग्जांपल हुआ। किसका हुआ, इंटरक्रॉप। शुगर केन पोटैटो, ये भी इंटरक्रॉप। और मेज और ग्रीन ग्राम, मेज और ग्रीन ग्राम जो आपका मूंग है, ठीक है ना, तो मेज और मूंग को भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरक्रॉप में लगाते हैं, एक लाइन में लगाते हैं, तो ये तीनों इंटरक्रॉप, और ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन बहुमंजिल खेती का उदाहरण है। बहुमंजिल खेती किसको बोलते हैं, बहुमंजिल मतलब बहुत से मंजिल आएंगे उसमें, ठीक है ना। बहुमंजिल का मतलब यही हुआ, मतलब अलग अलग टाइप के। जैसे एक ही खेत में जब हम सीक्वेंस में ही, ये इंटरक्रॉपिंग का ही क्या है, एक टाइप है। इसमें फसल हम इंटरक्रॉप में ही लगाते हैं। फसल कैसे लगाते हैं, इंटरक्रॉप में, लाइन में ही लगाते हैं। और ये जो मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग सिस्टम है, मल्टी स्टोरीड जो क्रॉपिंग सिस्टम है, इसमें हम क्या करते हैं,
विभिन्न ऊंचाइयों के फसलों को जब हम एक साथ लगाते हैं, ठीक है, जैसे गन्ना में हमने सरसों लगा दिया, गन्ना में धनिया लगा दिया, गन्ना में हमने भिंडी लगा दिया, ये क्या है आपका, ये एग्जाम्पल किसका है, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग का। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है शुगर केन प्लस ग्रीन ग्राम, ग्राम प्लस लिनसीड, ये तो क्या है आपका मिक्स क्रॉप का है। सोरगम प्लस रेड ग्राम, सोरगम का मतलब हो गया ज्वार और ये हो गया आपका अरहर, ये भी क्या है आपका मिक्स्ड क्रॉप हो गया भाई। मेज और रेड ग्राम, ठीक है, ये भी क्या है मिक्स्ड क्रॉप है, ठीक है। और जो शुगर केन और ग्रीन ग्राम है, शुगर केन और ग्रीन ग्राम, इसकी ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। अगर हम बात करें अम्लीय मृदा का, एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल उसको कहते हैं जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है, ये नमी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा होते हैं, नमी वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण अधिक होता है। इसको हम अगर हम बात करें कि एसिडिक सॉइल, तो पीएच मान कितना होता है, लेस देन 7 होता है। जितना कम होगा पीएच उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। अगर हम बात करें कि इसकी रिक्लेमेशन सुधार के लिए क्या यूज करते हैं, तो सुधार के लिए हम चूना का यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसके टाइप की बात करें, कितने टाइप का एसिडिक सॉइल होता है, तो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में कौन कौन होता है, तो देख लीजिए, एक होता है स्ट्रांगली, स्ट्रांगली जो एसिडिक सॉइल होता है उसका पीएच लेस देन 4 होता है, मतलब सबसे कम पीएच जिसका होगा उसको स्ट्रांगली हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉइल। दूसरा होगा मॉडरेटली, मॉडरेटली, मॉडरेटली मतलब मध्यम, इसका पीएच मान कितना होता है, 6.3 पीएच तक होता है, 6.3। और उसके बाद होता है आपका स्लाइटली, क्या होता है, स्लाइटली, स्लाइटली, स्लाइटली होता है आपका कितना, 6.7 पीएच होता है। इतना पीएच होगा मतलब ये बहुत कम, इसको दुर्बल हम पीएच वाला या दुर्बल अम्लीय मृदा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है आपका ये है। तो 7 से लेस देन 7 होगा, 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा, बेस होगा, और 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। पीएच की अगर हम बात करें, पीएच से हम एसिड और बेस का पता करते हैं। पीएच में 0 से लेकर 14 तक पैरामीटर होता है, ठीक है ना। अगर हम इधर और बीच में 7 होता है, 7 से अगर इधर आते हैं तो एसिडिटी का पता चलता है, और 7 से ऊपर जाते हैं तो बेस का पता चलता है। इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। किसने किया था, सोरेनसन नामक। तो इतना सारा आपका क्या है इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन से हो रहा है, ठीक है। यही क्या है जो बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना को अलग संस्थान से अलग दिखाता है, क्योंकि ये हमारी यूएसपी है, और इसी यूएसपी के साथ बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना आप लोगों के बीच टिका हुआ है, और पूरे बिहार का एकमात्र ऑफलाइन संस्थान, ये कहीं से फेंक ओक नहीं है। आप पता भी कर सकते हैं, भिगना पहाड़ी जो मुसल्लापुर हाट वाला रोड है, भिगना पहाड़ी मोड़, नवीन सर का प्लेटफार्म के आगे नवीन सर का कोचिंग बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना है। तो उधर भी नवीन और इधर भी नवीन, और इस बार हम लोग ए स्टेट में भी झंडा गाड़ेंगे, टीआरई 4 में भी झंडा गाड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इन एल्कली सॉइल, मृदा का क्षारीय मृदा का विनिमय सोडियम प्रतिशत कितना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग। तो देखिए, एक होता है आपका एल्कली सॉइल, ठीक है, और एक होता है आपका सैलाइन सॉइल। क्या होता है, सैलाइन सॉइल। एल्कली सॉइल की अगर हम बात करें तो इसका पीएच कितना होता है, 8.5 से मोर देन, ठीक है। अगर इसके ईएसपी प्रतिशत, जो यही वाला है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की बात किया जाए, ईएसपी अगर हम बात करें, ईएसपी की अगर हम बात करें तो मोर देन 15% होता है। कितना होता है, और इसी पर इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका कितना होता है, तो 4 डिग्री से लेस देन 4 डिग्री होता है, लेस देन 4 डिग्री होता है। सैलाइन सॉइल की अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं लवणीय मृदा। क्या बोलते हैं, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा की अगर हम बात करें तो लवणीय मृदा में
पीएच होता है 8.5 से कम, पीएच कितना होगा 8.5 से कम। ईएसपी कितना होगा आपका, इस ईएसपी परसेंट कितना होता है 15% से कम होता है। और ईसी कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये मोर देन 4 होता है, मोर देन 4 होता है, मतलब 4 से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर एल्कली सॉइल का क्या पूछा है, ईएसपी पूछा है। तो ईएसपी कितना होगा, मोर देन 15 होगा, मोर देन 15 होगा। लेस देन 15 किसका होगा, ये आपका सैलाइन सॉइल का ईएसपी प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे एंट्रेंस रिलेटेड दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following is used for reclamation of acidic soil? जब एसिड सॉइल बताए थे तो वहां चर्चा किए थे, अम्लीय मृदा का सुधार के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास। ये एमओपी क्या है, एक फर्टिलाइजर है, तो इसका यूज नहीं करते हैं। लाइम, चूना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइम होगा। ये आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट और ये है यूरिया। अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया में 46% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया एमाइड के फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, एमाइड के फॉर्म में पाया जाता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP बोलते हैं, ये फास्फोरस के लिए क्या है, यूजेबल है। ठीक है ना, तो इसमें 16% पी पाया जाता है, 12% क्या पाया जाता है आपका सल्फर पाया जाता है और 18% कैल्शियम पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। एक होता है डीएसपी, डीएसपी में 32% फास्फोरस पाया जाता है और टीएसपी में कितना पाया जाता है आपका 48% फास्फोरस पाया जाता है। ये फॉस्फेट से रिलेटेड क्या है, फर्टिलाइजर है। अगर एमओपी की बात किया जाए तो 60% क्या पाया जाता है, K2 पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है ना, और एमओपी जो है पोटास के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर कौन सा है, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। अगर हम बात करें पोटास की तो पोटास एक ऐसा फर्टिलाइजर है भारत में कि उसका हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों से आयात, मतलब दूसरे देशों से मंगाते हैं। ठीक है ना, दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्टेबल फर्टिलाइजर कौन सा है, इंपोर्टेबल फर्टिलाइजर कौन सा है आपका, पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम जो है, पोटेशियम प्लांट में क्या करता है, रेसिस्टेंट बनाता है, किसके लिए, आपके जो डिजीज लगते हैं और इंसेक्ट लगते हैं उनके प्रति क्या करता है, रेसिस्टेंटिव प्रदान करता है। और जो आपका फास्फोरस है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन विधि मक्का की सिंचाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर इरिगेशन इन मेज। अगर हम मेज की इरिगेशन की बात करें, पहला है बेसिन मेथड, दूसरा है चेक बेसिन मेथड, तीसरा है बॉर्डर मेथड और चौथा है फॉरो मेथड। ये हम बागवानी में करते हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में बागवानी। उसके बाद चेक बेसिन मेथड जो है आपका, ये हम जो पास जो भी फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, ठीक है, ये सभी खेतों में हम किसका यूज करते हैं, चेक बेसिन का। फॉरो मेथड की हम बात करें तो ये इसका यूज हम कहां करते हैं, मेज में करते हैं, पोटैटो में करते हैं और शुगर केन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बॉर्डर मेथड की बात करें तो बॉर्डर मेथड की हम यूज करते हैं कहां, वीट में ही, देखते होंगे आप लोग, बॉर्डर बनाकर उसमें करते हैं। फ्लड मेथड से दो फसलों का क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, फ्लड मेथड। ठीक है ना, बाढ़ की तरफ पानी लगा देते हैं। एक तो आपका राइस है और दूसरा जूट है, और ये दोनों खरीफ सीजन का क्रॉप है, दोनों के लिए सेम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और दोनों के लिए मतलब ट्रॉपिकल और शुष्क जो उष्ण कटिबंध का जलवायु है वो अनिवार्य होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर फॉरो मेथड हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is खरीफ सीजन वीड। इनमें से कौन खरीफ मौसम का खरपतवार है। अगर हम खरीफ मौसम की खरपतवार की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है वाइल्ड एमेरेंथस, जंगली चौलाई, ये क्या है भाई, रबी का है, क्या है, रबी का है। लहसुआ, ये खरीफ का है, किसका है, खरीफ का है। वाइल्ड ओट, जई कब होते हैं, रबी में, तो रबी में ये भी खरपतवार होता है। चौलाई भी रबी में ही होता है। पीली सेंजी जो है ये भी क्या है, रबी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लहसुआ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, रबी में बथुआ भी आता है, कौन सा आता है, बथुआ आता है। सत्यानाशी का नाम सुने होंगे, सत्यानाशी आता है। फ्लेरिस माइनर जो गेहूं का मामा होता है, ये भी किस में आता है आपका, ये सभी रबी क्रॉप है, सॉरी रबी वीड है। ठीक है, रबी के खरपतवार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पत्थर चट्टा का नाम सुने होंगे, ये खरीफ है, क्या है, पत्थर चट्टा। बिस खपड़ा,
ये सब क्या है, खरीफ के हैं, और ये एक वर्षीय है। इसके अलावा कैना, ये सब क्या है आपके, ये सब खरीफ सीजन के खरपतवार हैं। तो इसका राइट आंसर लहसुआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामा भी क्या है, खरीफ का है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेनियल वीड, इनमें से बहुवर्षीय खरपतवार कौन है। पहला है आपका बिसखपड़ा, धतूरा, पत्थर चट्टा, पिपरी। अगर हम बिसखपड़ा की बात करें, एक वर्षीय चर्चा हमने किया, मतलब ये एनुअल खरपतवार है, क्या है, एनुअल। पत्थर चट्टा की बात करें, ये भी क्या है, एनुअल है। कैना भी एनुअल है, पिपरी भी एनुअल है, क्या है, एनुअल है, ठीक है। पिपरी क्या है, रबी का है और एनुअल है। अगर हम बात करें पीला धतूरा, पीला धतूरा, तो ये भी एनुअल है, लेकिन सिर्फ धतूरा कहेगा तो ये आपका क्या है, आपका पेरेनियल खरपतवार है। धतूरा क्या है, पेरेनियल खरपतवार है। इसके अलावा पुटूस का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, ये भी क्या है, पेरेनियल है, ठीक है। जो मोथा है ये पेरेनियल है आपका, और इसके अलावा एक आपका नेपियर ग्रास है, ये भी क्या है, पेरेनियल है, ठीक है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन वीड से हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर धतूरा है। पीली धतूरा पूछेगा तो ये क्या है, एनुअल वीड है, एनुअल वीड है। अगर हम बात करें एनआरसी फॉर वीड की, ठीक है ना, एनआरसी फॉर वीड की, ठीक है। एनआरसी फॉर वीड कहां पे है आपका, जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहां है, जबलपुर एमपी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकोटिलेडनस वीड, इनमें से कौन एक बीजपत्री खरपतवार है। बीजपत्र के आधार पर खरपतवार दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट में क्या क्या आता है आपका, यहां पे क्या पूछा है, एक बीजपत्री पूछा है। तो मोनोकॉट में क्या आता है आपका, मोथा आता है और दूब जो ग्रास है, ठीक है, दूब ग्रास आता है। डाइकॉट में क्या आता है, बथुआ आता है और एक मकोए है। ये दोनों किस में आता है, डाइकॉट में। तो बथुआ और मकोए डाइकॉट का हो गया, नॉन ऑफ दीज होगा नहीं। और ऑप्शन में क्या है, ए है मोथा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वीड रिप्रोडक्शन बाय एसडीएम, रिप्रोडक्शन के आधार, जैसे जो रिप्रोडक्शन में यूज होने वाला है जो वीड का पार्ट, इसके आधार पे क्या होता है कि अलग अलग वीड होते हैं, ठीक है ना, जिनके अलग अलग पार्ट से हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि सीड से किसका होता है, सीड से पीला धतूरा का नाम सुना है, अभी हमने बताया, जो कि एक वर्षीय खरपतवार है। और आपका बथुआ, इसको हम लोग किससे करते हैं, बीज से। स्टेम की अगर हम बात करें, किसकी, स्टेम की, स्टेम की हम बात करें तो दूब ग्रास, ठीक है, दूब ग्रास, स्पैक ग्रास, स्पैक ग्रास। अगर हम बात करें रूट की, तो रूट के लिए दो इंपॉर्टेंट है, एक तो मोथा है, मोथा का सीड और मतलब ये वेजिटेटिव पार्ट दोनों से करते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा खरपतवार है जिसका हम दूब से सॉरी आपका क्या वेजिटेटिव पार्ट से भी करते हैं और सीड से भी करते हैं। इसके अलावा हिरनखुरी, हिरनखुरी, इसमें और एक आता है सत्यानाशी, सत्यानाशी, जिसको आर्जिमन मैक्सिकाना कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्जिमन मैक्सिकाना कहते हैं। रूट हो गया। अब हो गया आपका लीफ। लीफ में क्या आता है आपका, लीफ में क्या आ जाएगा आपका, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का हम लोग किससे करते हैं, लीफ से करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है आपका, पूछा है स्टेम से। इसका राइट आंसर क्या होगा, हिरनखुरी, मोथा, दोनों भाई रूट है, ठीक है। पत्थर चट्टा पत्ती है, ठीक है, लीफ से करते हैं। दूब ग्रास है, किससे करते हैं, दूब ग्रास का हम स्टेम से करते हैं, और स्पैक ग्रास का, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके ऐसे अगर आप करते हैं पढ़ाई, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो काफी इजी लगने लगेगा। और अगर जितने भी स्टेट देने वाले अभ्यर्थी हैं उन लोगों का तैयारी काफी अच्छा होगा, ठीक है ना। इसमें कहीं से डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एमएससी कर रखा है, तो आपकी पढ़ाई कमजोर नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और
आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए, उसी हिसाब से क्या होता है कि क्वेश्चन सेट होता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने में इजी लगेंगे, जब वही एग्जाम में आते हैं तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वहां ऑप्शन किसको चूज करना है ये काफी डिफिकल्ट होने लगता है। तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के साथ जुड़कर यूट्यूब से, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड लीफ वीड, इनमें से कौन चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है? ऑप्शन ए है बथुआ, दूब, मोथा, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बथुआ हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर क्या है? तो ब्यूटाक्लोर क्या है भाई? ऑप्शन ए है फंगीसाइड, फफूंदीनाशी, बी है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी, सी है वीडीसाइड, खरपतवारनाशी, डी है फर्टिलाइजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडीसाइड। इसके अलावा अगर हम बात करें 2,4-D जो है आपका 2,4-D जो है ये भी खरपतवारनाशी है और ये एक हार्मोन भी है। उसके बाद एट्राजिन, पेंडीमेथिलीन, आइसोप्रोट्यूरॉन, ठीक है, सल्फ्यूरॉन, ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपका वीडीसाइड है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज इन व्हिच क्रॉप, नील हरित शैवाल का प्रयोग किस फसल में होता है? अगर हम बीजीए की बात करें, बीजीए की, एजोला की बात करें, इन दोनों जो क्या है बायो फर्टिलाइजर है, इन दोनों बायो फर्टिलाइजर का यूज कहां पे करते हैं? राइस क्रॉप में करते हैं, ठीक है ना, राइस फील्ड क्रॉप में करते हैं। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इसके अलावा जब एजोला जो पानी के लेयर के ऊपर बन जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उस पे क्या होता है कि जो नीचे से खरपतवार आते हैं उस खरपतवार को भी रोकने का क्या करता है? कार्य करता है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम क्या बात करें, सॉरी बायो फर्टिलाइजर की हम बात करें, बायो फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं भाई? तो जितने भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज करके जब हम नाइट्रोजन का और फास्फोरस का क्या करते हैं? फिक्सेशन करवाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? बायो फर्टिलाइजर। इसमें क्या क्या आता है? राइजोबियम है जो दलहनी फसलों के लिए है, राइजोबियम दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है, जो आपके वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, उसका फिक्सेशन करता है कौन? राइजोबियम, ठीक है ना। राइजोबियम रूट नोड के पास होता है, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मेन एलिमेंट कौन सा है? आयरन है, ठीक है। इसके बाद करें एजेटोबैक्टर, ये आपका नॉन सिम्बियोटिक क्या है? आपका बैक्टीरिया ही है, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो एस्परजिलम, ये जो एस्प्रिलम, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया है, ये भी नाइट्रोजन, और ये भी नॉन सिम्बियोटिक क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर हम बात करें माइकोराइजा किसका सिम्बियोटिक है? तो ये क्या है आपका? एक फंगस प्लस हायर रूट प्लांट, उच्च वर्ग जो पादप है, हायर रूट प्लांट। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? इसका यूज हम लोग फास्फोरस के लिए करते हैं, ठीक है ना। एक पीएसबी है, फास्फोरस सोलूबल बैक्टीरिया, ठीक है ना, जो सोलूबल फास्फोरस नहीं होता है उसको सोलूबल बनाने का काम कौन करता है? फॉस्फेट सोलूबल बैक्टीरिया, और वो प्लांट उसको आसानी से क्या कर लेता है? टेक कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which crop is used for green manuring? इनमें से कौन फसल हरी खाद के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है मेज, ये क्या है आपका? इसका यूज क्या करते हैं? सीरियल क्रॉप के लिए करते हैं, पशुओं को दाने के लिए करते हैं, हरे चारे के लिए करते हैं, ठीक है। सोरगम है, सोरगम भी हम किस लिए करते हैं? पशुओं के चारे के लिए और प्लस अनाज के लिए। ब्लैक ग्राम है, ये क्या है आपका? पल्स क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है? पल्स क्रॉप। कभी भी जब हम ग्रीन मैन्यूरिंग में यूज करते हैं पल्स क्रॉप का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। ग्रीन मैन्यूर क्या होता है? तो जितने भी दलहनी हरे फसल होते हैं उसको हम क्या करते हैं? खेतों में जब फ्लावरिंग आने के बाद और फल लगने से पहले, मतलब जब फ्लावरिंग हो जाता है
और जब फ्रूट लगने वाला होता है, ठीक है ना, लगने से पहले इसके बीच के फसल को क्या करते हैं, जब घुटने से बड़ा हो जाता है तो उसको हम उसी खेत में या दूसरे खेत में भी क्या कर सकते हैं, उसको मिट्टी पलटने वाले हल से दबवा सकते हैं, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है और ये क्या करता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है उसको भी बढ़ा देता है। इसमें जो मुख्य फसल है, सन हेम्प का नाम सुने होंगे, सनई का, सन हेम्प, सनई, उसके बाद है ढैंचा, ये दो मुख्य फसलें हैं। उसके बाद है लोबिया, ठीक है, उर्द बीन है और मूंग बीन है, ठीक है, ये सभी फसलें क्या करते हैं हम लोग। उसके बाद बरसीम भी है, ठीक है ना, बरसीम हरा चारा में भी यूज करते हैं और इसका यूज थोड़ी बहुत मात्रा में क्या करते हैं हम लोग, हरे चारे के लिए भी करते, सॉरी ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए भी करते हैं, हरे चारे के लिए भी तो करते ही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्स सीटू, ठीक है, और एक होता है इन सीटू। इन सीटू जब हम उसी खेत में फसलों को उगाते हैं और उसी खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से दबवा देते हैं, उसको इन सीटू बोलते हैं। इन का मतलब अंदर और एक्स सीटू दूसरे खेत में फसल को तैयार करते हैं, उस फसल को, और फिर दूसरे खेत में ले जाकर हम क्या कर देते हैं, उसको दबा देते हैं या दूसरे खेत में उसको मिलवा देते हैं, उसको बोलते हैं एक्स सीटू, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला सीरीज खत्म हुआ, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपको जो भी आपका एग्जामिनेशन अपकमिंग है बिहार में, जैसे बिहार कोऑर्डिनेटर, प्लांट प्रोटेक्शन, और इसके अलावा एसडीएचओ का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, लिमिटेड सीटें हैं, उसमें काफी कंपटीशन है। और देखिए कोई भी एग्जाम है, कंपटीशन तो भाई टॉप है, आपकी तैयारी जब तक अच्छी नहीं रहेगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। बात यह है कि तैयारी के लिए जो आपके बिहार में इंस्टीट्यूट है, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना, हमने बताया ना, एकमात्र ऑफलाइन संस्थान है, आप इससे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे आपको जीएस की भी क्लासेस करवाई जाएंगी, जो 100 नंबर का जीएस का पेपर होता है। इसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चर पेपर 1 और 2 दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, और फुल डिटेल्स में आपको क्या मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट भी डेली बेसिस पे होगा। तो इस तरह से आप जुड़कर बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना से तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर कुछ दिन पहले ही वैकेंसी क्या हुआ, उसका फाइनल हो गया, और उसके बाद बीएचओ का वैकेंसी भी फाइनल हो गया है। काफी आपके दोस्त भी सिलेक्ट हो गए होंगे, उनकी जिंदगी अब मजे में कट रही है। अब बारी आपकी है और आपकी बारी है, तो आपको चयन करना है कि हम कहां तैयारी अच्छे से करें। देखिए तैयारी में आपकी कमी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस की कमी है, और उस कॉन्फिडेंस को बनाने में आपका मदद कौन करेगा, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।